डॉक्टर सोनिया त्रिखा जी से कि वो आए, हमारे अतिथियों का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें और परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण दें। माननीय डॉक्टर सोनिया त्रिखा जी। धन्यवाद सर जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, माननीय शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल जी, माननीय विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, डॉक्टर्स एवं अन्य महानुभाव, आज का दिन हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हम 46 हेल्थ फैसिलिटीज़ को जनता को समर्पित मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा करवाने जा रहे हैं। इस पावन धरती यमुनानगर से, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत गहन नाता रहा, क्योंकि यमुनानगर की हनुमान गली के अंदर आपने 6 वर्ष तक निवास भी किया है। हमें मालूम है कि ये कपाल मोचन तीर्थ की पावन भूमि है, सर्वधर्म संभाव का कि ये धरा रही है हमेशा। तो यहाँ से ये इसीलिए डिसाइड किया गया कि यहाँ से मुख्यमंत्री जी करेंगे सिविल अस्पताल का अनावरण और जनता को समर्पित करेंगे, और बाकी 45 फैसिलिटीज सेम टाइम पर अलग अलग जगह से दी जाएंगी जनता को। इस हॉस्पिटल को जब प्लान किया गया था, मैं बताना चाहूँगी सर कि इस हॉस्पिटल की प्लानिंग के टाइम ये देखा गया था कि हम 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन बनते बनते इसकी कैपेसिटी 275 बेड्स की है, और इसके अलावा 70 बेड्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर भी हैं। तो करीब 350 बेड्स की कैपेसिटी के साथ ये वाला ज़िला अस्पताल जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। कुछ सेवाएं इसके पास अभी भी हैं इस हॉस्पिटल में। उसके अलावा जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कार्डियक कैथ लैब भी हर ज़िले के अंदर लेकर जाना है। सीटी स्कैन यहाँ पर मौजूद है, एमआरआई भी चालू होगा, डायलिसिस की सुविधाएं ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने यहाँ पर मॉड्यूलर ओटीज बनाए हैं, कुछ और भी बहुत जो मैक्सिमम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड तरह से वार्ड्स और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो कराई हैं। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ में मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का जो कि यहाँ पर आए। और एक छोटा सा मैं अपनी ओर से स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक होने के नाते पूरे विभाग की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वस्थ और निरोगी बनाने का जो आपका एक विजन है उसको साकार करने में विभाग कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। नमस्कार। धन्यवाद मैम। आज के कार्यक्रम में श्रीमती रोजी मलिक आनंद जी, श्री मदन चौहान जी, श्री रमेश ठस्का जी, श्री राजेश सप्रा जी, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी, पूर्व विधायक सढौरा और अदौर भी उपस्थित हैं। मैं इन सब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही 16 जिलों में हमारे सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मैं बहुत ही अदब के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी को कि वो भी आए और अपना आशीर्वाद दें। माननीय श्री अनिल विज। हरियाणा के बहुत ही यशस्वी दिन रात हरियाणा के लोगों की चिंता करने वाले, उनका उत्थान करने वाले, सभी सेवाओं में सुधार करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे एजुकेशन मंत्री कंवर पाल जी, विधायक घनश्याम अरोड़ा जी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी भी जुड़े हुए सभी विधायकगण, हमारे यहाँ जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन हरियाणा के इतिहास में
एक स्वर्णिम दिन के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ से बटन दबाकर हरियाणा के 17 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मित्रों हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहती है और कर रही है काम, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है, जिसका उदाहरण ये आपके सामने खड़ा सिविल अस्पताल है। इसके पुराने ढांचे को भी आपने देखा है और आज ये सभी सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर 275 बेड का अस्पताल यहाँ पर जनता को समर्पित किया जा रहा है। हम इसी प्रकार से अम्बाला शहर में, अम्बाला छावनी में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, अनेकों स्थानों पर हमने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है और उसमें आज ये 46 अस्पताल और जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें सिवानी का, भिवानी का, करनाल का भी 50-50 बेड का अस्पताल है। बाकी पीएससीज हैं जहाँ अन्य जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं हैं वो हैं। हम स्वास्थ्य विभाग में एक समय था कि जब यहाँ पर एक्सरे की मशीन भी नहीं हुआ करती थी। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अम्बाला में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कैथ लैब चल रहा है। 4 कैथ लैब हमने लगाए हैं और हजारों लोगों का जिंदगी हम बचा चुके हैं। स्टंट डालकर हम उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा में दिल का भी इलाज किया जा सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण हम स्वास्थ्य विभाग का ढांचा पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। मैंने अपने विभाग को आदेश दिया है कि जितनी भी टूटी फूटी हमारी पीएससीज हैं सारे प्रदेश में, उनको तोड़कर नया बनाया जाए। वो जमाना चला गया जब टूटी फूटी व्यवस्था में डॉक्टर बैठा होता था, एक खड़खड़ पंखे से हवा आया करती थी, सामने 200-300 मरीजों की लाइन लगी होती थी। तो जब तक हम एनवायरनमेंट नहीं बदलेंगे, हम उनसे पूरी तरह से वो नतीजे नहीं ले सकते जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। तो लगभग 162 पीएससीज हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनको तोड़कर हम नया बनाएंगे, एक ही डिजाइन की बनाएंगे, एक ही रंग की बनाएंगे, एक ही तरह की बनाएंगे, ताकि दूर से ही व्यक्ति को नजर आ जाए कि ये हरियाणा की पीएससीज है। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि पीएससी लेवल तक हर अस्पताल में ईसीजी की सुविधा मुहैया कराई जाए। मेरे डिपार्टमेंट ने उसमें काम करके उसकी सारी योजना तैयार कर दी है कि ईसीजी की मशीन और एक्सरे की मशीन हर पीएससी लेवल तक मुहैया कराने का हमने फैसला किया है, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। मित्रों, हमारी सरकार आने से पहले यहाँ पर नीली पीली गोलियां देके लोगों का इलाज किया जाता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने फैसला किया है कि हम जो भी दवाई लेंगे वो WHO GMP होनी चाहिए। उससे कम हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, ताकि डॉक्टर
हमारे अस्पताल का भी डॉक्टर अच्छी दवाइयों से मरीजों का इलाज कर सके। उसी प्रकार से इक्विपमेंट भी हमने, हमारी सरकार आने के बाद हमने यूएस FDA के इक्विपमेंट लिए, ताकि स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट आज हमारे अस्पतालों में, जब तक मेरे डॉक्टरों के हाथ में अच्छे इक्विपमेंट नहीं होंगे, उनसे अच्छे इलाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मित्रों, हमने एक और काम किया है। पहले जो एम्पैनलमेंट की जाती थी वो इच्छा के आधार पर की जाती थी, जहां से सरकारी कर्मचारी इलाज करवा सकते हैं। किसी का भी ABCD का एम्पैनल कर दिया जाता था, लेकिन हमने आने के बाद हमने कहा कि जो NABH सर्टिफाइड होगा अस्पताल, केवल उसी को हम पैनल करेंगे। हमारे एक निर्णय लेने से सारे हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों की भी दशा सुधर गई। आज लगभग 400 के करीब अस्पताल हमारे पास एम्पैनल हैं जो MABH हैं। हमने अपने सरकारी अस्पतालों की भी स्टैंडर्डाइजेशन करवाने के लिए जो सरकारी योजना है, हमने एनक्वेस से सारे हमने इनकी स्टैंडर्डाइजेशन हमने करवाई है। और इसी प्रकार से हम उपचार भी सारे अस्पताल हमारे कनेक्टेड हों, सारे अस्पताल जुड़ जाएं आपस में, ऐसा हमने प्रयास किया है कि सारे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं, PHC लेवल तक मैं चाह रहा हूं कि सारे के सारे ऑनलाइन हो जाए, ताकि एक भी जगह पर अगर मरीज जाता है तो दोबारा कहीं भी जाए उसको बार बार टेस्ट ना करवाने पड़े और डॉक्टर वहीं पर बैठकर उसका सारा जो उसका हाल है वो देख सके। हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम इसकी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। हम वो पुराने ढांचे पर नहीं चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुधार आए। 70 साल हो गए आजाद हुए, आज भी हम उन टूटी फूटी पुरानी व्यवस्थाओं में नहीं चलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का हमेशा इसके लिए आशीर्वाद मिलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में आए और 17 जिलों में मेडिकल सुविधाओं का आज उद्घाटन करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आभारी हैं आपकी इस कृपा के। और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार, अभिनंदन। और इसके बाद बहुत ही अदब और सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये परियोजना जो बहुत दिनों से इस क्षेत्र की जनता मांग रही थी, उसको जनता को समर्पित करने हेतु आपसे विनम्र अनुरोध की कृपया इस परियोजना को जनता को समर्पित करने का कृपा करें। साथ ही अनुरोध करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों से कि वो इस परियोजना को जनता को समर्पित करें। सर। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन जुड़े हुए जिले हैं, मैं उन सब से भी विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने अपने जिलों में परियोजनाओं को समर्पित कर दें और 5 मिनट तक ये कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद देंगे, इसलिए उसके बाद सारे जिले बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए जुड़ जाएं। अनुरोध की 5 मिनट में अपनी योजनाओं को जनता को समर्पित करें। आज ये परियोजना जो समर्पित होने जा रही है, आप जानते हैं कि बहुत दिनों से मांग थी। एक बहुत सुंदर अस्पताल बनकर के आप लोगों को बीच आज जनता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बना है
और अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में कितनी परियोजनाएं आज समर्पित हो रही हैं। आज ये सारी जनता जो है इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें कि पिछले कई दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी की रहमत इस जिला पर हो रही है। उनका आशीर्वाद कई जिलों से इस जिला पर हो रहा है। अभी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ी सौगात इस जिला को दी है। वो छछरौली में जो उपमंडल बना है उसके लिए भी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करें। यह जिला और इस जिला के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत करीब हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा के लोग उनके दिल के करीब हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। किंतु इस जिला की गली गली और गांव गांव से माननीय मुख्यमंत्री जी वाकिफ हैं। अभी बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और मैं एक और बात बता दूं, माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि वह 14 में, वर्ष 14 में जब सरकार आई थी उससे पहले जो हेल्थ का बजट था वो मात्र 1145 करोड़ रुपये था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था इस बार का वो लगभग 6000 करोड़ रुपये है। स्वास्थ्य सुविधाओं में इतनी बड़ी बढ़ोतरी किसी प्रदेश में नहीं हुई है। आज हरियाणा का स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे देश के लिए अनुकरणीय हैं। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है उसने पूरे देश में कई सारे पुरस्कार जीते हैं। हरियाणा में न केवल हरियाणा के लोग इलाज के लिए आते हैं बल्कि जैसे इसी अस्पताल में बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों से लोग इलाज के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सुदृढ़ हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सराहनीय हैं। उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, राजस्थान के लोग आते हैं, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा आते हैं जो जिले पंजाब जुड़े हुए हैं। और अब चूंकि सारे जिलों में उद्घाटन का ये कार्यक्रम हो चुका होगा तो मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो आए, न केवल हरियाणा की, यमुनानगर की जनता को बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, सरकार में हमारे स्कूल शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल जी, यमुनानगर से हमारे विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, विभिन्न जिलों में जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे चिकित्सक बंधुगण, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये बहुत ही एक विशेष अवसर है कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा ये किस प्रकार से सुलभ तरीके से मिले, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें
चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, CHCs यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHCs यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मित्रों, भाइयों बहनों, यमुनानगर का यह अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं। 1984 से लेकर 1990 तक छोटा एक भवन था, भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में। तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था उस समय की एक बात, पता नहीं पुराने लोगों को कितना पता है कितना नहीं है, आज हमारे जो शहरी निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वर्षों तक उन्होंने भी इस अस्पताल में अपनी सेवा दी है। 84 से 90 उस समय वो यहां भी थे। तो यह अस्पताल बहुत ही महत्व का एक अस्पताल इस नाते से, क्योंकि मेरा यहां जनमानस में लगातार 6 वर्ष तक रह करके उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कठिनाइयां होती थी, मैं समझता हूं इस बड़े आकार के रूप में जो अस्पताल बना, हर प्रकार की यहां सुविधाएं ये दी गई हैं, उससे उनको लाभ होगा। न केवल यमुनानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब बीमार आदमी होता है उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो वो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय अगर मैं डॉक्टर्स की संख्या के बारे में बात करूं तो मात्र 750 एडमिशन उस समय MBBS के होते थे, मात्र 750। और आज सब विस्तार करने के बाद कुछ तो उस समय के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटें बढ़ाई, और कुछ नए मेडिकल कॉलेज इस 8.5 साल के समय में जिनका विस्तार होने के बाद जिनको नए भी बनाने का जो हमको अवसर मिला है, आज 1900 और जो डॉक्टर्स हैं उनके एडमिशन होते हैं MBBS के। और इसके बाद भी अभी 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो या तो निर्माणाधीन है या जिनकी हमने घोषणा की है और उनको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसमें सौभाग्य से एक मेडिकल कॉलेज यमुनानगर का भी है, बाकी स्थानों पर भी है। कैथल में है, उसका भी काम शुरू हो चुका है, जींद में भी काम शुरू हो चुका है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में काम शुरू हो चुका है, पलवल में, दादरी में, फतेहाबाद में इसकी भी हम घोषणा कर चुके हैं। पंचकुला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का बनेगा, एक आयुर्वेद का भी बनेगा। अभी एम्स के नाते मनेठी में जमीन प्रक्रिया सारी करके केंद्र को दी जा चुकी है, बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास हम करने वाले हैं। तो जब ये सभी मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर्स की एडमिशन की संख्या 3000 से बढ़ जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या के बाद ही जो आज WHO का एक मापदंड है कि हर 1000 व्यक्ति पर किसी भी प्रदेश में एक MBBS डॉक्टर जरूर होना चाहिए, उसके अंदर स्पेशलिस्ट वो भी उसमें आ जाते हैं। तो उस नाते से हमको यहाँ 28,000 डॉक्टर आज चाहिए,
जबकि आज हमारे पास 12 से 13 हजार सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर के डॉक्टर हरियाणा में हैं। तो इसकी संख्या और इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। नर्सिंग की हमारी नई पॉलिसी ये भी लागू हो चुकी है, तो बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस भी नए खुलेंगे। हमारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले, तो रोजगार के नाते इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग करा करके आज इस प्रोफेशन की दुनिया में भी, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी मांग है। हम अपने युवाओं को और उनको भी रोजगार के नाते और सेवा के नाते बाहर विदेशों में भेजने की भी हमारी योजना है, ताकि इसको हम शुरू कर सके। मित्रों, बीमार होने के बाद स्वस्थ करना, उसका इलाज करना, ये एक काम है। इसमें 3 बातें जो जरूरी होती हैं, तीनों पर हमारा ध्यान है, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, और तीसरा जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी हम उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत 550 से ऊपर दवाइयां हमारी हर अस्पताल में लोगों को मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त इलाज योजना। लेकिन एक विषय ऐसा भी है कि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो आयुष्मान जो योजना बनाई है, इस आयुष्मान की योजना, उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा यह कराया गया है। जब ये हुआ तो हरियाणा में संख्या उसकी 15.5 लाख कार्ड बनाने की थी। हमने जब हिसाब लगाया कि ये हरियाणा की जनता को और सुविधा मिलनी चाहिए, ये कार्ड कम है, तो चिरायु हरियाणा बना करके उसके अंदर और एक 14 लाख कार्ड नए जोड़े जाए, ये योजना भी हमने बनाई है। तो अब 29.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको चिरायु और आयुष्मान और चिरायु हरियाणा का लाभ 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका लाभ होगा। और इसके साथ आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है, तो जो प्राइवेट लैब्स हैं, हम उनके साथ भी कोई समझौता करके कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे, इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, ये एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का, हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सके। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर, और एक शब्द आता है उसमें नितकर।
नित कर, हित कर, मित कर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नित कर, मित कर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मित कर खाना, और हित कर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सकें। और जैसे ये क्षेत्र मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो सरस्वती नदी उस क्षेत्र का नाम है जहां पर योग की, यहाँ पर वेदों की, जहां पर एक अच्छे संस्कार की पद्धति लागू हुई, उसी के अंदर अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से हमको दवाई से छुटकारा मिलेगा। दवाई में और संकल्प में इतना ही अंतर है कि दवाई बीमार होने के बाद ली जाती है, संकल्प बीमार होने से पहले लिया जाता है। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत से साधन ऐसे हम देखते हैं लोग अपनाते हैं। अगर इतिहास में जाए तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के साथ आयुर्वेद के बहुत प्रयोग किए हैं, खान पान के बहुत प्रयोग किए हैं, और उन्होंने तो स्वयं एक अपना यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था। हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे, सब कुछ करते थे। हमारे यहाँ आबोहवा में साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी, और खास करके जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता, ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांव में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की वो बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद, एलोपैथिक दोनों के नाते, मेडिकल एजुकेशन के नाते जितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय पर सहायता की घोषणा उनकी करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक जिनका इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है, जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी कि उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत हैं। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है, इतनी पेंशन उनको हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4, ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूं, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं, और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं। और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है, तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद, 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी
मस्तिष्क यानी ब्रेन, उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है। और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं, और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है। तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं, ऐसे 8000 पेशेंट को, और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट, इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता उनको दी जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हम बहुत ही गंभीर हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति पहले तो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने की योजना बनाएंगे, बचपन से लेकर के और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। और अगर बीमार हो जाता है तो इलाज करके स्वस्थ करें। स्वस्थ रहने में और स्वस्थ करने में, दोनों में अंतर है। आज भले ही मुझे इस अस्पताल या 46 जो प्रोजेक्ट हैं, इनकी उद्घाटन के अवसर पर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा इलाज का केंद्र ये बना है। ये वास्तव में एक उपचार केंद्र है, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये उपचार केंद्र है। उपचार अच्छा हो जाए, लेकिन साथ ही इन केंद्रों पर जो व्यक्ति आते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, तो फिर खुशी हमारे कष्ट में भी, दुख में भी बदलती है कि आखिर इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें। ये आपके हाथ में, यानी कोई प्रकार के अस्पताल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सरकार के हाथ में, लेकिन स्वस्थ रहें ये आपके हाथ में है। आप अपने जीवन को अच्छा सुलभ करें, यही आपसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।